Hello guys, good evening to all of you. I hope you all are good. So in today's session we are services और जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, ठीक है। तो टुडे इज द क्लास नंबर 5 सर्विसेज और जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, ठीक है। तो टुडे इज द क्लास नंबर 5। Hello guys, good evening to all of you. I hope you all are good. So in today's session, we are generally continuing our discussion of 2025 previous year paper discussion, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, ठीक है। तो टुडे इज द क्लास नंबर 5 एंड अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग जो क्वेश्चन कवर करेंगे दैट क्वेश्चन नंबर 10। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 से थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ सो दैट आपको इजीली चीजें समझ में आ जाए, राइट। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। और दूसरी चीज, जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रखा है, वहां पे हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो आप एक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो भी अपडेट्स हम लोग दे रहे हैं उनको जो है लेते रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन आज का। लेट्स बिगिन। तो एक बार पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने 2025 का। क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हमने कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। क्या कहते हैं अ मोनोपोलिस्ट कैन नॉट इंक्रीज प्राइस लेवल इनडिफाइनेटली। मतलब मोनोपोलिस्ट प्राइस लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। आपको पता है मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइस, बट जब आप कहते हैं ना एनी प्राइस, तो वहां पे उसकी कंस्ट्रेंट लिमिट आ जाती है, ठीक है। वही डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट का बहुत रोल होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वो कहते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। नाउ अब जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और यहाँ पे इन्होंने आपसे 2 चीजें पूछी हैं, तो इस स्टेटमेंट को आप मोर लेस 3 मार्क्स में रख लीजिए। और 3 मार्क्स का मतलब हो जाता है कि आपको मिनिमम 1 पेज इसके लिए लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं व्हाट वुड बी द प्राइस इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू सेट अ प्राइस सीलिंग दैट मैक्सिमाइज द मोनोपोलिस्ट आउटपुट। देखिए, किसी भी मोनोपोलिस्ट का ऑब्जेक्टिव कभी भी प्राइस नहीं होता। आप लोगों को पता होगा, द मोनोपोलिस्ट ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द क्वांटिटी। मतलब ये वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए होता है कि क्वांटिटी जो है ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहता है कि हमें मोनोपोली का आउटपुट मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि मोनोपोली इज द ओनली सेलर हु प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर गुड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2 सिचुएशंस क्रिएट करनी है। एक तो मोनोपोली के बारे में शॉर्ट लिखना है कि मोनोपोली एक्चुअली होता क्या है और वो अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करता है, और अगर उसे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या वो प्राइस लेवल को इंक्रीज कर सकता है। अगर वो प्राइस लेवल को इंक्रीज करता है तो वो इनफाइनाइट लेवल पे क्यों नहीं कर सकता, क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है। फिर वो कहते हैं कि इसी चीज को आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बट इस सेंस में कि अगर उसका ऑब्जेक्टिव अब गवर्नमेंट सेट करे एंड द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव के मोनोपोली अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है, एक जनरली कि इससे ज्यादा प्राइस मोनोपोलिस्ट चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब प्राइस कम करने की, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मोनोपोलिस्ट का प्राइस कम हो रहा है, जो गवर्नमेंट कर रही है, तो उसकी वो जो लिमिट होगी ना कम प्राइस करने की, उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब पीसी। सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। पीसी वो होता है जो मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है। कॉम्पिटिटिव प्राइस पे जो कॉम्पिटिटिव क्वांटिटी होती है वो वेलफेयर वाली क्वांटिटी होती है, जहां पे मोनोपोलिस्ट एज मैक्सिमम अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकता है, जो गवर्नमेंट की डिमांड होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं 3 मार्क्स में। आप इतनी स्टेटमेंट रखना, रिमेनिंग वाला 5 मार्क्स में रखना। ये वाला पार्ट आप 1 पेज में कवर करने की कोशिश करो, दूसरा वाला पार्ट आप एज मिनिमम 2 पेजेस 1.5 to 2 पेज में आप खत्म करना, ठीक है। इसमें अगर आप 2.5 पेज भी लिखते हो तो वो भी इनफ है। क्वेश्चन समझ में आ गया। शुरुआत कैसे करनी है, आपको पहले इंट्रो करना है, फिर इसके बारे में बॉडी एक्सप्लेन करनी है, फिर उसके बाद में कनेक्ट करना है प्राइस सीलिंग वाला, जब दोनों चीजें हो जाएंगी, फिर आखिर में
4-5 लाइन में आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं डिस्कशन आज का। डिस्कशन में सोल्यूशन मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये सारा हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। पहले आप मोनोपोलिस्ट के बारे में एक्सप्लेन करोगे कि मोनोपोलिस्ट एक्चुअली होता क्या है। देखिए मोनोपोली जो होती है एक मार्केट सिचुएशन होती है जहां पे एक सिंगल सेलर होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है और देर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ध्यान रखना, दो सिचुएशन होती है, या तो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता और अगर अवेलेबल होता है तो उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होता। बस ये दोनों ही बातें होती है। तो मेनली हम लोग कहते हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, अगर अवेलेबल है भी तो लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, दे पीपल आर गेट अनअवेयर। ठीक ठीक है। अब वो कहते हैं कि ठीक है मोनोपोलिस्ट अगर ऐसा है तो मोनोपोली हैज द पावर टू चार्ज वट एवर द प्राइस। तो मोनोपोली क्या करते हैं, मोनोपोली अपना मोनोपोली वाला प्राइस बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं, ठीक है। बिकॉज ही हैज द मार्केट पावर दैट ही कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अकेले सेलर है, लेकिन आपको क्या लगता है प्राइस बढ़ाना इज अ इजी डील फॉर हिम? नो, प्राइस इज नॉट एब्सोल्यूट पावर। मतलब प्राइस बढ़ाना इज नॉट द एब्सोल्यूट पावर, बिकॉज मोनोपोलिस्ट जो है बड़े बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। जैसे हमें पता है कि जो प्राइस बढ़ाना होता है ना, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी होता है एंड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। एज यू इंक्रीज द प्राइस then this implies that quantity will decrease. Okay with it? और क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अगर प्राइस इंक्रीज करेगा, अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड कम होगी। तो यहां पे डिमांड कंस्टेंट है, वही सब चीजें हम लोगों को यहां पे डिस्कस करनी है। इसी को मैं एक हेडिंग के तौर पे ले लेता हूं, ठीक है। हेडिंग में हम लोग ये लिख देंगे कि वाई अ मोनोपोलिस्ट कैन नॉट इंक्रीज प्राइस इंडिफाइनेटली। क्यों जरूरत से ज्यादा वो प्राइस हाई नहीं कर सकता। तो पहला मैंने यहाँ पे जो रीजन हम लोग लिखेंगे दैट द डिमांड कंस्टेंट। डिमांड कंस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, वी नो दैट कि जैसे कोई भी डिमांड है, क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, सो प्राइस यहाँ पे इनवर्सली रिलेटेड है। प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड विद द क्वांटिटी, ठीक है। इस इट मीन व्हाट, हाँ ये भैया ये क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी का। मीनिंग अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। इफ द प्राइस इंक्रीजेज देन क्वांटिटी विल डिक्रीज। क्लियर है मेरी बात आपको? चलो ठीक है, हमने बोला कि अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करती है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया। बट सोचो अगर प्राइस जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मोनोपोलिस्ट ऑलरेडी हाई प्राइस चार्ज करता है, ठीक है। अगर प्राइस जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो कुछ चीजें होंगी, कुछ प्रॉब्लम होगी। एक तो इमीडिएटली लोगों की कंजम्पशन कम हो जाएगी, कंज्यूमर क्या करेंगे, उस गुड के लिए अपनी कंजम्पशन कम कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, वो शिफ्ट कर जाएंगे टू द सब्स्टिट्यूट गुड। देखिए मोनोपोलिस्ट में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो सिचुएशंस होती हैं, या तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता या अवेलेबल होता है तो लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। जैसे आजकल हाउस होल्ड के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर की लेडीज को नहीं पता होती, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, कि ये हमें सपोर्टिव चीज हो सकती हैं, ठीक है। हमें लगता है कि ये काम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। जैसे बर्तन धोने की मशीन है, डिश वॉशर, ठीक है। नहीं पता था पहले तो ठीक है, चल रहा था काम, चाहे वो काम वाली ही क्यों ना हो। जैसे वॉशिंग मशीन है, अब वॉशिंग मशीन, जब तक वो मशीन लोगों को नहीं पता थी तो पुराने जमाने में हाथ से कपड़े धुलते थे, राइट। और सबको लगता था कि कपड़े साफ सुथरे कपड़े मतलब भिगो, सर्फ लगाओ, हाथ से धो और सुखाओ, फिर प्रेस करके पहनो, ये प्रोसेस हुआ करता था। आज जमाना बदल गया, इवन आज के बहुत पहले से वॉशिंग मशीन, इवन अब वॉशिंग मशीन और एडवांस आ चुकी हैं। पहले रूल सेट था कि घर की फीमेल ही धोएंगी, क्योंकि उसमें चीजें प्रोसेस होती हैं, है ना, कि ये कपड़ा पहले पानी भरना, डालना, फिर निकालना, प्रोसेस होता है। हम छोटे छोटे थे ना तो देखते थे हमारी मदर जो है कपड़े धोती हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिक है और उससे भी एडवांस चीज है, तो अब मतलब मैं भी कपड़े धो सकता हूं। समझ में आ रही बात? मतलब मेल फीमेल वाला वर्ड ही खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी ने वो खत्म कर दिया। तो जो चीज पहले अवेलेबल नहीं थी वो अवेलेबल हुई,
और जिन लोगों को पहले नहीं पता था कि वो चीज अवेलेबल है, फिर बाद में लोग अवेयर हुए। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई कमोडिटी महंगी होती है, तो पीपल लोग जो होते हैं शिफ्ट कर लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। मोनोपोलिस्ट को लगता था कि उसके गुड का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट है, जुगाड़ सब कुछ है। या फिर अगर नहीं मिलता है तो दे लीव द मार्केट, कहता मैं खरीदना ही नहीं है चीज, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि जो डिमांड होता है ना, वो एक प्रकार का नेचुरल लिमिट होता है प्राइस पर, जो भी वो जो है सेलर उस पर चार्ज कर रहे हैं। तो पहला तो रीजन आपने बोला डिमांड कंस्टेंट, तो फर्स्ट रीजन इज द डिमांड कंस्टेंट। अनदर रीजन इज व्हाट, दैट द इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू। देखिए एंड ऑफ द डे द मोनोपोलिस्ट वांट्स व्हाट, कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। प्रॉफिट फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस का टोटल कॉस्ट। अब जो टोटल रेवेन्यू है ये हाई होगा तब ये मैक्सिमम होगा, जब ये कम होगा तब ये मैक्सिमम होगा। तो फिलहाल अगर हम टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब हमें पता है कि लेट अस सपोज इफ द मोनोपोलिस्ट इंक्रीज द प्राइसेस, तो पी इंक्रीज करेगा, लेकिन प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी कम होगी, ये रूल पता है बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सो दैट द टोटल रेवेन्यू डज नॉट नेसेसरली इंक्रीज विद द प्राइस। जरूरी थोड़ी कि प्राइस बढ़ने से बढ़ेगा बढ़ेगा, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस बढ़ाने की वजह से लोग अपनी डिमांड इस कदर कम कर लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो एक ही अंडरस्टैंडिंग आप लोग रखना, ये दूसरा रीजन है। तीसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसिडरेशन। देखिए हम लोगों को पता है कि किसी भी मोनोपोलिस्ट का ऑब्जेक्टिव हमेशा मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है, ना कि प्राइस, ठीक है। वो हमेशा अपना आउटपुट वहां पे प्रोड्यूस या सेल करता है जहां पे एम आर इक्वल टू एम सी होता है, और जो प्राइस होते हैं दे आर बेसिकली हमारे डिमांड कर्व पे लाई करने चाहिए। तो मोनोपोलिस्ट जो होता है वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो एक ये वाला पार्ट जो क्वेश्चन था ये आपने कवर किया, दैट द स्टेटमेंट बिहाइंड, ये वाला जो स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक की थी, अपनी स्टेटमेंट कवर कर दी, क्लियर है। 3 मार्क्स में इज मोर देन इनफ, ये हमने एक्सप्लेन किया। फिर अगला वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे, व्हाट वुड बी द प्राइस इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू सेट अ प्राइस सीलिंग दैट मैक्सिमाइजेस द मोनोपोलिस्ट आउटपुट, ओके। अब अगला वाला हम लोग यहां पे कवर करते हैं, या प्राइस सीलिंग, ओके, कहां गया ये वाला। चलिए देखिए, जब आप ये वाला क्वेश्चन लिखते हो ना, तो आपको ना हेडिंग पे लिखना पड़ेगा कि आप बात क्या कर रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू बेसिकली टॉकिंग अबाउट, यू नीड टू राइट इट ऑन द हेडिंग। दैट प्राइस सीलिंग इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, पहला प्राइस सीलिंग पे एक्सप्लेन करो। एक्चुअली एक लीगल मैक्सिमाइजेशन प्राइस होता है जो गवर्नमेंट सेट करती है, और ये हमेशा मोनोपोली के प्राइस से कम होता है, इट इज लोअर देन द मोनोपोलिस्ट प्राइस। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आउटपुट बढ़े, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जैसे ये प्राइस है विच इज अ फंक्शन ऑफ अ क्वांटिटी, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। अब अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, प्राइस बढ़ रहा था क्वांटिटी कम हो रही थी, लेकिन रूल ये भी तो है कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज भी करेगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर रूल सेट होगा। अब हम लोग एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इससे ना कंज्यूमर वेलफेयर इंक्रीज होता है इकोनॉमी का। इट इज बेसिकली सपोर्ट्स टू इंक्रीज द कंज्यूमर वेलफेयर। अब हम लोग यहाँ पे मोनोपोली की सिचुएशन समझ लेते हैं। जैसे मोनोपोली इक्विलिब्रियम है, हम लोग दो तरीके से रखते हैं। एक तो विदाउट रेगुलेशन, विदाउट रेगुलेशन मतलब मोनोपोली को आजाद कर दो। जैसे कि आप मान लो डायग्राम है, ये डिमांड कर्व है, ये एमआर कर्व है, और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये जहां पे इक्विलिब्रियम आया, ये एग्जांपल पीई, और ये पीएम मोनोपोली। तो मोनोपोली कैन चार्ज वट एवर द प्राइस, ठीक है। तो एक्चुअली होता है कि जो मोनोपोली का प्राइस होता है ना, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। तो मोनोपोलिस प्राइस इज वीकली ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। यहां तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। चलो, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस सीलिंग करते हैं और ऑब्जेक्टिव रखते हैं आउटपुट मैक्सिमाइज, बिकॉज प्राइस सीलिंग मीन्स इफ यू रिड्यूस द प्राइस योर आउटपुट विल इंक्रीज। कंसर्न क्या होगा, जैसा कि मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं।
ये जैसे डिमांड कर्व है, ये एमआर कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये जनरली यहां पर कट कर रही है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं इधर, ठीक है, ये वाला पॉइंट है और P इज इक्वल टू एम सी, तो दिस इज द क्यू सी, दिस इज द क्यू एम, तो क्यू सी इज ग्रेटर देन क्यू एम। क्लियर? तो व्हाट यू राइट हियर कि सर देखो, अगर हमने प्राइस और हमने प्राइस रख दिया ये वाला पी सी इज इक्वल टू एम सी, अगर हमने प्राइस ही रख दिया तो क्या होगा, दैट टू मैक्सिमाइज द मोनोपोलिस्ट आउटपुट एंड इट शुड सेट द प्राइस सीलिंग एट द लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है मेरी बात आपको? अब इस प्राइस पे खास बात क्या है, वो जरा खास बात समझना। पहली बात, इस वाले पॉइंट पे जो मोनोपोलिस्ट जो है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक सेट कर रहा है, मतलब बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस टाइप ऑफ द डिमांड कर्व, तभी ये पॉसिबल है। प्राइस सीलिंग इज व्हाट, गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट सेट द प्राइस, देन फिर ये जो रूल था ना ये वाला P इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी वाला, ये अब सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर ये तो रूल सेट ही नहीं होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट सेट दी प्राइसेस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपका जो इक्विलिब्रियम आएगा P इज इक्वल टू MC, so that price you set the price which is equals to marginal cost, and at this quantity your output gets maximized given technology and cost condition। कंसेप्ट समझो कि अगर P इज इक्वल टू MC है तो जो जो मोनोपोलिस्ट है उसके पास में अब उसके बाद कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो अपना आउटपुट बढ़ा सके। QC इज द maximum quantity produced or sold by the monopolist, and PC is the lowest price which is charged by the monopolist। इससे नीचे तो वो कहेगा मुझे माफ करो, क्योंकि वो कहेगा मैं जा ही रहा हूं छोड़ के मार्केट, मोनोपोलिस्ट। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आप लोग को अपने माइंड में रखना है। थोड़ा सा ग्राफ भी एक्सप्लेन करें। ठीक है, वैसे तो मैंने मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बना दिया है। ठीक है, अब ये जो कर्व है क्लियर करके चलना। इफ द गवर्नमेंट सेट दिस प्राइस, दिस इज नाउ दिस इज द डिमांड कर्व। पहले डिमांड कर्व क्या था, ये वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डिमांड कर्व ये है। क्यों डिमांड कर्व है? बिकॉज दिस इज प्राइस, ये कॉम्पिटिटिव नहीं, दिस इज गवर्नमेंट सेट प्राइस। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने प्राइस सेट करा, ये वो प्राइस है। समझ में आई मेरी बात आपको? बढ़िया से बिंदास से। तो ये आपने रखा, तो आप देख पा रहे हो ये क्यू एम है और ये क्यू सी है, एंड क्यू सी इज ग्रेटर देन क्यू एम। ठीक है, यहां तक चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, एंड सो ऑन। बाकी एक छोटा सा कंपैरिजन जरूर करिएगा कि मतलब मोनोपोली विद नो रेगुलेशन एंड विद द प्राइस सीलिंग एट मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर रेगुलेशन नहीं है तो पी एम इज ग्रेटर देन एम सी मान के चलते हैं, और आउटपुट क्यू एम है। लेकिन अगर रेगुलेशन हो तो पी सी इक्वल्स टू एम सी एंड क्यू सी आएगा विच इज ग्रेटर देन द मोनोपोली क्वांटिटी। कंक्लूजन में आपको दोनों बातें बतानी है। कंक्लूजन में आपने ये भी समझाया है कि वाई द मोनोपोलिस्ट कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस। ठीक है, क्योंकि प्राइस क्यों नहीं बढ़ा सकता वो एक्सप्लेन करना है। फिर एक पॉइंट में आपको ये बताना है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम आता है वो एम आर इक्वल टू एमसी के बेसिस पे आता है। फिर एक स्टेटमेंट आपको ये भी देनी है कि गवर्नमेंट जो है आउटपुट मैक्सिमाइज करना चाहती है मोनोपोलिस्ट का, तो इसके लिए दे विल सेट द प्राइस सीलिंग इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे पीसी इज नॉट द कॉम्पिटिटिव प्राइस, इट इज अ प्राइस सीलिंग, इट इज बेसिकली द प्राइस सीलिंग। ओके, तो ये स्टेटमेंट आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। क्लियर है? अब इसका जो अगला क्वेश्चन है 10th का बी पार्ट, वो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे 10th के बी पार्ट में मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जो डायग्राम है वो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, डायग्राम जो बना रखा है इसमें वो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अभी। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, रीड करिएगा। कहते हैं द कॉम्पिटिटर्स विल मैच द प्राइस रिडक्शन मोर क्लोजली देन द प्राइस इंक्रीज। कॉम्पिटिटर्स जो है, अगर प्राइस मतलब जैसे दो फर्म्स हैं, ऑब्वियसली बात है, फ्यू सेलर्स है, ओलिगोपोली है, तो अगर कोई एक फर्म प्राइस को कम करती है तो दूसरी इंस्टेंटली अपना प्राइस कम कर लेगी, एकदम से रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अगर वही फर्म अगर प्राइस बढ़ाएगी तो दूसरी फर्म एकदम से प्राइस नहीं बढ़ाएगी, वो थोड़ा सा समय लेगी, चीजों को देखेगी, समझेगी, फिर वो डिसीजन लेगी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जैसे ये एक स्टेटमेंट ही है। ठीक है, स्टेटमेंट हो गई। अब वो कह रहे हैं कि आप इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, इस बात के रीजन एक्सप्लेन करो, एंड विद द यूजिंग ऑफ किंग डिमांड कर्व मॉडल।
अब आप लोगों ने मेरे ख्याल से ओलिगोपोली जब पढ़ा था मेरे साथ में या कैसे भी आपने स्टडी करा था, तो वहां पे एक मॉडल पढ़ा था, किंग डिमांड कर्व मॉडल, जो जनरली पॉल स्वीजी, एक इकोनॉमिक्स टाइम पॉल स्वीजी, उन्होंने बताया था। एक्चुअली इनका मानना ये था कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल सिचुएशन है, डिमांड कर्व बना हुआ है, डिमांड कर्व डाउन स्लोपिंग। अब और ये ओलिगोपोली है, मतलब फ्यू सेलर्स हैं। अब एक सेलर ने क्या करा, अपने कमोडिटी के प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया। अभी मैं डायग्राम वगैरह सब दिखाऊंगा, पहले चीजों को समझ लो। उसने क्या करा, अपने कमोडिटी के प्राइस को कम कर दिया। तो जैसे उसने प्राइस को कम किया, तो एकदम से मतलब एक बहुत सारी मार्केट जो है उसकी कमोडिटी की तरफ आ गई। ठीक है, जनरली ये एग्जांपल है। और अगर मान लीजिए उसने अपने प्राइस को कम कर दिया, तो बहुत सारी मार्केट चलेगी उसके पास से। यानी एक रूल सेट हो रहा है कि प्राइस चेंज होने की वजह से मार्केट रिएक्ट कर रही है। अच्छा, मार्केट से ज्यादा जो रिएक्ट कर रही है वो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ओलिगोपॉली में जहां पे फ्यू सेलर्स हैं, अगर एक फर्म प्राइस को कम करती है, तो दूसरी फर्म भी एकदम से वो इस बात पर रिस्पॉन्ड करेगी। बट अगर एक फर्म प्राइस को इंक्रीज कर रही है, तो दूसरी फर्म इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इसको किंग डिमांड मॉडल में एक्सप्लेन करो। गाइस, ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 5 मार्क्स के लिए होगा। और उसके बाद वो कहते हैं दैट इज हाउ इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिजनल डिलेमा एसोसिएटेड विद डिओपोली मॉडल। जब आप यहाँ पे प्रिजनल डिलेमा की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉपरेशन की बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट दी कॉपरेशन। कॉपरेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर दोनों फर्म्स कॉपरेट करती हैं और प्राइस को हाई सेट करती है, तो वो हाई प्रॉफिट जनरेट करेगी। अगर कोई एक भी फर्म प्राइस कम करता है, दूसरी भी कम करेगी, फिर उन्होंने और कम किया, फिर दूसरी भी करेगी, करते 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 अपने लोएस्ट प्राइस पर आ जाएंगे। होगा कुछ नहीं, मार्केट अभी भी इक्वली शेयर होगी जो पहले इक्वली शेयर थी, लेकिन अब प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पर्सनल डिलेमा के अकॉर्डिंगली अगर ये कॉपरेट करेंगे तो प्रॉफिट अच्छा होगा, कॉपरेट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन का ओवरव्यू ये है। ये 3 मार्क्स का है, ये वाला जो अगला पार्ट है इसमें। तो करना क्या है, इसमें आपको 2 पेजेस फिल करने हैं, मतलब 2 पेजेस में अच्छे से आंसर लिखना है। इसमें आप एक पेज भी कर देते हो, इट्स मोर देन इनफ। तो टोटल आपको 3 पेजेस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में करने हैं। क्लियर? लिखना कैसे? इंट्रो और कंक्लूजन पे फोकस बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि इंट्रो करते हुए आप ऑब्वियसली बात है किंग डिमांड मॉडल एक्सप्लेन करोगे, पर्सनल डायलेमा वगैरह नहीं करोगे। लेकिन जब आप कंक्लूड कर रहे होंगे तो आपको तीनों चीजें डिस्कस करनी है, मतलब किंग डिमांड मॉडल भी, कॉम्पिटिटर्स का रिएक्शन भी और पर्सनल डायलेमा भी। ठीक है, शुरू करें डिस्कशन। चलिए एक बार मैं आपको अपना आंसर यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए इसको लिखा है। पहले हम लोग किंग डिमांड मॉडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा इंट्रो करेंगे। देखिए कि इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था पॉल स्वीजी, उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक होता है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, कोई कुछ भी प्राइस रख रहा, एक होता है प्राइस रिजिडिटी। उनका मानना यह था कि ऑलिगोपोली मार्केट में जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स, ये मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, firms are interdependent and each firm pricing decision affect the behavior of its rivals. The firm takes into account the reaction of its competitors before deciding to change its price. आपने, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने कोक और कैंपा, ये दोनों एग्जांपल ले लो, क्योंकि कोको कोला की मार्केट थोड़ी बड़ी थी और कैंपा अभी आई है कुछ टाइम पहले। और कैंपा ने क्या करा, कोक जितनी क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे, उतनी इक्वली क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक की उन्होंने डिजाइन सेट करे, बट प्राइसेस में कमी कर दी। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कोक की 2 लीटर्स की 100 या 95 रुपीज की होती थी, इन्होंने 80 रुपीज और उससे भी कम कर दिए। इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर से उनको बहुत ज्यादा कमीशन दिया एज कंपेयर टू दिस। तो हुआ क्या इससे, अब कोक ने इमीडिएटली, आपको पता होगा कि कोक ने भी अपने प्राइसेस कम कर दिए, 2 लीटर्स ऑफ बॉटल कम कर दी। इवन अब दूसरी कंपनी जो है, जैसे कंपनी नहीं मतलब जो दूसरे सब्स्टिट्यूट्स है, फैंटा है, थम्स अप है, पेप्सी है, इन्होंने भी थोड़े बहुत इसके हिसाब से रिएक्ट करा। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, ठीक है, अब कैंपा मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। तो सोचो कैंपा ने जो अपने प्राइस डिसीजन लिए थे, उसने वो अपने लिए लिए थे,
कोक की तरफ तो उन्होंने देखा भी नहीं था, बट कोक की मार्केट अपने आप ही खत्म हो गई, और खत्म नहीं हुई, अपने आप कम हो गई। ठीक है, कंपटीशन ही दे रहे हैं जनरली अपने अपने तरीके से। तो ये पॉल स्यूजी ने बताया था। इस चीज को हम किंग डिमांड कर्व मॉडल के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इनिशियली मान लो कोई फर्म है पी नॉट क्यू नॉट पे काम कर रही हो, फर्म का ये बिलीव है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसके प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज में थोड़ा सा डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे दो सिचुएशन लेता हूँ, प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज। मान लीजिए जैसे हमने पहला केस लिया प्राइस इंक्रीज का, कोई फर्म है, सपोज द फर्म रेजेस द प्राइस और पी नॉट मतलब एक सेट कर रखा है, वो प्राइस उन्होंने यहाँ पे रखा। अब जो आपकी राइवल फर्म्स हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर से राइवल फर्म आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉलो दिस प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज करे। एक बात बताओ, कोक वाले अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं इनिशियली, तो क्या ये जरूरी है कि कैंपा भी अपना प्राइस इंक्रीज करेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं, बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाएंगे तो जरूर चलो। जैसे हमको पता है कि जियो का जो प्राइजेज है, जियो नेटवर्किंग के, जियो सिम के, जो जियो नंबर के प्राइजेज है वो बढ़ गए, और पहले वही डिसीजन ले रहे हैं। अब दूसरे एयरटेल वोडाफोन ये भी बढ़ा देते हैं। तो लेकिन ये इमीडिएट चेंज नहीं करते, ये थोड़ा समय लेते हैं। बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है कि चेंज हो रहा नहीं हो रहा, बात यहाँ पे हो रही है क्या चीज पहले रिस्पॉन्स हो रही है। प्राइस डिक्रीज वाला रिस्पॉन्ड इमीडिएट है, प्राइस इंक्रीज वाला थोड़ा ग्रेजुअल है। ये ध्यान रखना, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब उनको पता था कि प्राइस तो इंक्रीज होगा नहीं, सो कंज्यूमर जो है, मतलब उन्हें पता है कि अगर एक फर्म ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया तो कंज्यूमर लार्ज लेवल पे दूसरी फर्म की तरफ चले जाएंगे। जैसे कैंपा की तरफ लोग जा चुके हैं, इवन हमने भी खुद कैंपा खूब पी है। ठीक है, अब कोई भी आता है कैंपा, क्योंकि सस्ते पड़ रही है यार, तो सेम क्वालिटी, गिलास में पलट दो, आइडेंटिफाई करके दिखा दो, अगर हाईली टेस्ट सेंसिटिव नहीं हो आप। हुआ क्या, फर्म ने मार्केट लूज करी अगर प्राइस इंक्रीज किया था, ठीक है, और उनकी सेल में कमी होगी। इस वजह से जो डिमांड कर्व था, जो पॉइंट ये था ना कि मान लीजिए कोई प्राइस, जैसे डायग्राम है, मान लो ये डिमांड कर्व था, ये हमारा एक इक्विलिब्रियम था, ये पी नॉट और क्यू नॉट। अब हुआ क्या, प्राइस उन्होंने इससे ऊपर कर दिया, तो इसके ऊपर का जो डिमांड कर्व है थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा। तो इसके ऊपर का जो प्राइस होगा, दैट जो किंग है वो हाईली इलास्टिक होगा, तो इसका आप इलास्टिक रीजन बोलोगे, क्योंकि उन्होंने प्राइस इंक्रीज किया। मैं एग्जांपल दूं, मान लो इन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो यहां के बाद से हाईली इलास्टिक हो जाएगा। तो कोई भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट विल लीड्स अ लार्ज फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अभी इसका बहुत डिटेल डायग्राम बनाऊंगा मैं आपके लिए। दूसरा है प्राइस रिडक्शन। मान लीजिए एक फर्म ने प्राइस कम की है, ठीक है, जो राइवल फर्म है, ऑब्वियस सी बात है, ही रिस्पॉन्ड इमीडिएटली एंड मैच द प्राइस रिडक्शन, जिसकी वजह से जो फर्म है, दैट फर्म कैन नॉट गेन एनी सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। भाई जैसे एक फर्म ने अपना प्राइस कम किया तो दूसरी फर्म ने भी कम कर दी है। जैसे कोक पहले कम करती थी, पेप्सी भी इमीडिएटली कम कर दिया करती थी, तो दोनों हमेशा बराबर रही। लेकिन जब कैंपा आई तो कैंपा ने बहुत ही कम कर दिए, वो फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, बट रिस्पॉन्ड तो वहां पे भी किया गया था। जैसे 2 लीटर ऑफ बॉटल में ना, 2 लीटर की जो बॉटल होती है, कोक, पेप्सी या थम्सअप या कैंपा, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो भी 85 रुपीज की दे रहे थे अभी बीच में, अब पता नहीं क्या प्राइस हो गया होगा, दे रहे थे। ठीक है, शायद आप वीडियो अगर बाद में देख रहे हो तो तब शायद चेंज हो गया हो, मैं आपकी बता रहा हूँ करेंटली। और कैंपा वो भी 80 रुपीज में, तो 5 रुपए के लिए कोई इतना बंदा अपनी डिमांड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट इज द अफेक्ट। तो इससे क्या होगा, जो बिलो वाला पार्ट है किंग के, वो हाईली इन इलास्टिक होगा। तो प्राइस रिडक्शन सिर्फ, मतलब प्राइस रिडक्शन में थोड़ा सा चेंज आया है, जो अमाउंट बढ़ने का, प्राइस इंक्रीज का बहुत ज्यादा चेंज आया। इसलिए हमने बोला था रिलेटिवली इन इलास्टिक है प्राइस कम होना, और ये हाईली इलास्टिक है प्राइस बढ़ना। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिटर्स मैनेज प्राइस रिडक्शन मोर क्लोजली देन प्राइस इंक्रीज। एंड जो मैंने किंग डिमांड कर्व बनाया, जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये किंग डिमांड कर्व है। किंग डिमांड कर्व में क्या होता है, जैसे ये वाला प्राइस था, इस प्राइस के बाद से ये ना एक्चुअली डिफाइन हो गया, इसके बाद वाला जो ये रीजन है ये इलास्टिक रहेगा, इसके बाद का रीजन इन इलास्टिक रहेगा। एमआर कर्व हमारा
कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, वो मतलब वो यहां से बनना है, ये इधर और फिर ये इधर। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि किंग के बाद में चीज स्प्लिट हो गई है, कर्व स्प्लिट हो गया है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस एमआर कर्व बनेगा, डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। छोटी सी मैंने यहाँ पे इम्प्लीकेशन रखी है किंग पॉइंट की, मतलब पॉइंट ये है कि अगर जैसे मार्जिनल कॉस्ट है, अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है डिसकॉन्टिन्यूस पोर्शन ऑफ एमआर में, तो फर्म को ऑप्टिमल आउटपुट जो होगा वो चेंज होगा थोड़ा बहुत, लेकिन प्राइस रिमेन्स अनचेंज। कोई भी फर्म उस प्राइस पर, जैसे कि पी नॉट है, उस पर कंटिन्यू करेगी एंड सेल क्लोज टू द आउटपुट क्यू नॉट, सो दैट द प्राइस बिकम्स रिजिड। मतलब प्राइस की रिजिडिटी का मतलब होता है कि फर्म को प्राइस चेंज करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, सो दैट दे विल ट्राई टू रिटेन एट द पी नॉट। ठीक है, सो ऑलिगोपोली मार्केट एग्जिबिट स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस डिस्पाइट चेंजेस इन कॉस्ट और डिमांड कंडीशंस। अब ये चीज नोटिस करो, इतने सालों से, इतने नंबर ऑफ ईयर से बहुत सारे जो फ्यू सेलर्स वाले कमोडिटीज हैं, उनके प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। वाईफाई रिचार्ज अगर आप देखते हो तो रिलेटिवली थोड़ा बहुत चेंज आता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। वो प्राइस बढ़ाते तो उसमें ऑप्शन दे देते हैं, ओटीटी, लैंडलाइन फोन, बट द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक ये पार्ट आप लोग अपने माइंड में रखना। अब डिस्कशन ही इस बात का ये भी तो है ना कि कोई भी फर्म प्राइस रिडक्शन को तो फॉलो करती है, पॉल सूजी की मेन स्टेटमेंट है ये, प्राइस रिडक्शन को तो फॉलो करती है, पर प्राइस इंक्रीज को इमीडिएटली फॉलो नहीं करती। वो रीजन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जैसे कोई भी फर्म है, उनको ये डर होता है कि अगर हम लोग भी प्राइस इंक्रीज करेंगे तो मार्केट लॉस हो जाएगी। ठीक है, मार्केट शेयर कम हो जाएगा, इमीडिएटली मैच प्राइस कट को मैच करना। ठीक है, प्राइस कट को मैच करना इसलिए बेटर होता है सेल्स को मैनेज किया जा सके। मार्केट शेयर हर फर्म की हमेशा ध्यान रखना इक्वल रहती है, क्योंकि जो ओलिगोपोली में प्राइजेस रहते हैं ना, बर्ट एंड मोनोपोली में हमेशा दे विल ट्राई टू सेट द इक्वल प्राइजेस। ठीक है, दूसरा, अगर प्राइस इंक्रीज करता है, डू नॉट फॉलो द प्राइस, कंज्यूमर स्विच टू द राइवलरी फर्म्स। एक फर्म ने प्राइस इंक्रीज कर दी है, दूसरी फर्म पे ऑटोमेटिकली डिमांड वहां की बढ़ जाएगी, तो जिसने प्राइस अपने बढ़ाए थे उसकी डिमांड कम होगी प्रोडक्ट की, और प्राइस इंक्रीज दैट आर नॉट मैच्ड। ठीक है, ये पार्ट एक हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे मैं ऐड होता है दैट कि जो प्रिजनल डायलेमा है उसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, प्रिजनल डायलेमा में एक तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। गेम थ्योरी का वाला पार्ट है, मैंने ना एक्चुअली गेम थ्योरी टॉपिक अलग पढ़ाया है। ठीक है, और ऑलिगोपोली टॉपिक मैंने अलग पढ़ाया है, फिर एक टॉपिक मैंने कंबाइन करके इस तरीके से पढ़ाया आप लोगों को, अगर आप मेरे फाउंडेशन वाले हो। अदरवाइज चीजें मैंने यहाँ भी आपके लिए लिखी हैं। प्रिजनल डायलेमा बस ये कहता है कि अगर आप कोऑपरेटिव हो तो शायद आप ज्यादा फायदा उठाओगे, अगर आप नॉन कोऑपरेटिव हो तो आप दोनों ही कम फायदा उठाओगे। अब यहाँ पे पर्सनल डिलेमा वाला क्या पॉइंट आया है कि अगर एक फर्म ये सोचती है कि मैं धोखा दे दूं दूसरी फर्म को, जैसे प्राइस कट, ये मेंटेन हाई प्राइस इफ बोथ द फर्म ए एंड फर्म बी हाई प्राइस मेंटेन कर रही है, फर्म बी भी हाई प्राइस मेंटेन कर रही है, कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो दे विल गेट हाई प्रॉफिट। आपने हमेशा एक चीज नोटिस करी होगी कि अब ऐसा होता है, जो लोकल शॉप्स होती हैं, चाहे सब्जी मंडी ही क्यों ना हो, या फ्यू सेलर्स की बात भी कर लो आप, जैसे तीन चार ई रिक्शा खड़े में, तीन चार ई रिक्शा, तो आपको पता होगा कि सारे ई रिक्शा सेम प्राइस चार्ज करेंगे, सेम प्राइस, क्योंकि उनको पता है अगर कोई एक भी प्राइस कम करेगा तो कम कर ले, वो कोई दिक्कत नहीं, वो एक बार चला जाएगा, फिर वहां पे तो कोई और ई रिक्शा वाला है, फिर वो बचे हुए हैं, वो अपना हाई प्राइस रखेंगे, वो भी जो है काम करेंगे, तो जिसने अपना प्राइस कम किया उसको नुकसान ही होगा। ठीक है, ये वो ये लोग ये चीज इसलिए करते हैं, वो मीटिंग कर लेते हैं कि इतना प्राइस सेट करेंगे। ठीक है, ये अच्छी चीज होती है, दे कॉपरेट कि प्राइस कम करके फायदा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई एक बंदा ये सोचे कि दूसरा दूसरा वाला सेम प्राइस रखे, मैं प्राइस कम कर दूं, तो यस मेरा फायदा हो जाएगा, दूसरे वाले का लॉस हो जाएगा। ऐसे दूसरा वाला भी सोचे कि मैं प्राइस कम कर दूं तो उसका फायदा हो जाएगा और दूसरे वाले का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही लोगों ने प्राइस कट कर दिए तो दोनों का ही प्रॉफिट कम हो जाएगा एंड द कंज्यूमर गेट्स बेनिफिटेड। ठीक है, कैंपा के प्राइस अभी भी कम है, कोक का प्राइस अभी भी ज्यादा है, तो कोक अपने प्राइस कम क्यों नहीं कर रहा?
तो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर हम प्राइस कम करेंगे तो क्योंकि हमारी गुडविल की चल रही है अभी, गुडविल के हिसाब से हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम वो भी कम कर देंगे तो मार्केट हमारे पास नहीं आएगी, तब इक्वली शेयर हो जाएगी और हमें प्रॉफिट कम होगा। एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मेंटेन करना है। यहाँ पे कहीं पर भी मैंने क्वांटिटी या प्राइस नहीं लिखा है, प्रॉफिट मेंशन करा है। समझ में आई मेरी बात आपको? तो एक ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ये पूरा स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जब आप कंक्लूजन कर रहे होंगे तो किंग डिमांड मॉडल को एक्सप्लेन करना है, आपको साथ साथ प्राइस रिजिडिटी बतानी है, पोजिशनल डिलेमा को एक्सप्लेन करना है 3 से 4 लाइनों में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10th का बी पार्ट कवर किया। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज 10 का सी पार्ट। 10 का सी पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली दिस इज द 9 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, एंड इट इज अ न्यूमेरिकल आती है, मुझे खुशी होती है। अगला क्वेश्चन क्या आता है एक बार रीड कर लीजिए मेरे साथ में, इसको मैं पानी ले लेता हूं। ठीक है, कहते हैं कंस्ट्रक्ट द कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन फ्रॉम वन यूटिलिटी फंक्शन that is u is equals to q1 to the power a dot q2 where q1 and q2 are the quantities of two goods and u is the level of utility. Explain the shape of the demand curve. What would be the optimum expenditure function in this problem? देखा आपने कुछ समझा? क्या कहते हैं पहला वाला, तो कहते हैं जी कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व बताओ। यहां तक आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे। 5 मार्क्स का कॉम्पनसेटेड मीनिंग हिक्सियन डिमांड। ठीक है, अभी कराऊंगा। फिर कहते हैं एक्सप्लेन द शेप ऑफ दिस डिमांड कर्व। ये दो 2 मार्क्स का है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों होता है वो बता देंगे। व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन इन दिस प्रॉब्लम, ये 2 मार्क्स का। ठीक है, न्यूमेरिकल है पूरा और सारे मार्क्स डिफाइंड है। बस इस वाले पार्ट में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन के बारे में, ये हिक्सियन डिमांड फंक्शन के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, दैट इज मोर देन इनफ। ये ये वाला पार्ट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन करना है, दैट व्हाट इज दिस। एक्चुअली होता है क्या है कि जब किसी भी कंज्यूमर को जैसे उसके पास एक यूटिलिटी होती है और एक एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है, सो ही विल ट्राई टू कीप यूटिलिटी कांस्टेंट एंड मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर। मतलब वो अपने खर्चे को मिनिमाइज करता है और यूटिलिटी को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, अब यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई और खर्चा मिनिमाइज होगा, तो ये पहली बात तो ये स्टेटमेंट होती है हिक्सियन डिमांड की। तो दिस इज द हिक्सियन डिमांड, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, दैट वी हैव द यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू q1 टू द पावर। अब देखिए क्वेश्चन में व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग के, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे q1 टू द पावर a q टू द पावर ऐसे दे रखा है u, मैंने थोड़ा सा चेंज किया यार, मेरा मन वैसे मैंने एक ही टर्म में भी सॉल्व किया था, बट ये ना मैं 2024 का पेपर था, उसमें सिमिलर प्रेफरेंस था, तो मेरे को मन नहीं करा, तो मैंने क्या करा, ए को हाफ रख लिया। आपकी मर्जी है, मर्जी इन सेंस नहीं है, आपको एक ही टर्म में सॉल्व करना है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मतलब मुझे मेरा मन कर रहा था। आप मत करना पेपर में, ठीक है, पेपर में आप लोग मत करना। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, हमने अपना एक्सपेंडिचर लिखा दैट P1 Q1 प्लस का P2 Q2, so this is my expenditure, and to keep the utility constant that U is equals to Q1 to the power half into Q2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेग्रांज मल्टीप्लायर लगाएंगे। लेग्रांज मल्टीप्लायर हर उस जगह लगता है जहाँ पे पूरी इक्वेशन ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो एंड द कम्युनिटीज आर, मतलब यूटिलिटी फंक्शन इज कॉन्वेक्स। लेग्रांज फंक्शन दो सिचुएशन में लगता है, जब आपके फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, दूसरा कॉन्वेक्स प्रेफरेंस हो। ठीक है, दूसरा कॉन्वेक्स प्रेफरेंस हो। ठीक है, पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सॉल्व करी, आपने पहले इसको Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर आपने इसको Q2 के रिस्पेक्ट में किया, फिर आपने इसको लैम्डा में किया, चीजों को सॉर्ट आउट कर, यू विल गेट दी वैल्यू Q2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन को डिराइव करना है। यू सिंपली पुट द वैल्यू
इन द यूटिलिटी फंक्शन आपने यहाँ पे रखी एंड यू विल गेट द आउटकम दैट Q1 इज इक्वल्स टू U P2 by 2 P1 to the power 2 by 3। ठीक है, अगर आप इसको हाफ नहीं रखते तो ये एक ही टर्म में आंसर आता और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद Q2 के लिए वही सिमिलर प्रोसेस किया, देन यू विल गेट Q2 हिक्सन डिमांड। तो आपकी हिक्सन डिमांड आ गया। अब वो कहते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व। देखिए आपको ये देखना है कि जैसे Q1 है ना, तो Q1 P1 के साथ में कैसे रिलेटेड है। जैसे आप देखते हो जैसे Q1 है तो Q1 और ये डिनोमिनेटर में P1 है, तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड ना, ये इनवर्सली रिलेटेड है। समझ में आई मेरी बात? इट इज बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड, सो दैट आप क्या सकते हो कि हाँ अगर अगर P1 इंक्रीज करता है तो Q1 डिक्रीज करेगा। तो कॉम्पनसेटरी डिमांड कर्व फॉर गुड वन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सिमिलर स्टेटमेंट फॉर कम्युनिटी गुड टू। ठीक है, कम्युनिटी टू। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग दोनों हो जाएगा। तो कॉम्पनसेटरी डिमांड कर्व जो होते हैं, बस एक बात ध्यान रखना, दे आर रिलेटिवली फ्लैटर देन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। मतलब ये जो ये कंपनसेटेड या अनकंपनसेटेड, बस इतना फर्क क्लियर रखना कि जो कंपनसेटरी डिमांड फंक्शंस होते हैं वो लिटिल बिट फ्लैटर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने आगे बोला है कि व्हाट इज द ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कि आपकी एक्सपेंडिचर फंक्शन है, आपने Q1 Q2 निकाला है, तो इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर फंक्शन में यू विल गेट योर एक्सपेंडिचर फंक्शन दैट इज 3 टू दी पावर माइनस का 2/3 इंटू U टू दी पावर 2/3 P1 की पावर 1/3 P2 की पावर 2/3। ये सिंपली कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन आप अपने एंड पे करिएगा और ये डिटेल सोल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, तो एक ही आप लोग अपने माइंड में रखना। तो दीज आर दी फाइनल रिजल्ट Q1 Q2 एंड मिनिमम एक्सपेंडिचर। कंक्लूजन करते हुए आप हिक्सन डिमांड को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, डाउनवर्ड स्लोपिंग बता दो, और जो एक्सपेंडिचर फंक्शन निकाला उसके बारे में बता दो दैट योर एक्सपेंडिचर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्राइजेस एंड कांस्टेंट यूटिलिटी। if is there any change in prices, so your utility remains constant, only expenditure will change। क्लियर गाइस? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है? तो here we basically done with the question number 10 of 2025 paper। I hope you got my point what I'm basically trying to discuss here। So from the next class we will discuss about question number 11 and फिर question number 12 and 13 स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड है, तो वो सुधीर सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।